हम लोग पढ़ रहे थे कल अलंकार, और अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेदों की चर्चा हुई। उसमें तुम लोगों से ये बातचीत हुई थी कि तुम लोग जो है इन अलंकारों के फाइव एग्जाम्पल फॉर ईच, ये तुम लोग लिख लोगे, और इससे क्या होगा कि तुम्हारी विषय वस्तु पूर्ण रूप में तैयार हो जाएगी। हो सकता है तुम लोगों ने ये किया हो। आज हम चर्चा करेंगे समास की। तुम्हारे कोर्स में समास भी हैं, तो समास की चर्चा करते हैं। तो आइए समास में आते हैं। समास ये भी शब्द निर्माण का एक पार्ट है, और समास में पदों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाए जाते हैं। समास में क्या, समास में पदों को, पद और शब्द में क्या फर्क है, आइए आते हैं। शब्द ही पद है और पद ही शब्द है, ठीक है। जब कोई शब्द किसी वाक्य के बीच में आता है, जब कोई शब्द किसी वाक्य के में आता है तो उसे बोलते हैं पद। जब वो स्वतंत्र होता है, केवल वही लिखा होता है शब्द, तो वो शब्द होता है, ठीक है। जैसे मोहन बाजार जाता है, तो इसमें जाता जो शब्द है वो पद हुआ, मोहन भी पद हुआ, ठीक है। तो वाक्य में आए हुए शब्दों को हम पद के नाम से जानते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। अब समास द्वारा इसके टेक्निकल वर्ड मैंने तुम लोगों को बताए थे, समस्त पद या सामासिक पद। इसमें देखिए, समस्त पद, समस्त पद या सामासिक पद, और होता उत्तर पद, उत्तर पद और पूर्व पद। ये समास के टेक्निकल वर्ड है। और एक है समास विग्रह। समास विग्रह, जब पदों को अलग अलग हम करते हैं, जब पदों को हम अलग अलग करते हैं, वो कहलाती है प्रक्रिया समास विग्रह। क्लियर? तो हम पिछले कक्षाओं में यदि समास के बारे में कुछ भी चीज हमारे समझ में नहीं आई है, तो हो सकता है कि इस बार वो चीज समझ में आ जाए। तो समास क्या हुआ? संक्षिप्तीकरण। समास द्वारा समास में पदों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं समास विग्रह में। जैसे हम समास विग्रह में लिखा ना, समास विग्रह, तो समास विग्रह में क्या होता है, हम पदों को अलग अलग करते हैं। समस्त पद को, मैंने समास विग्रह में ये समस्त पद है, इसका विस्तार करते हैं। समास विग्रह में समस्त पद का विस्तार करते हैं, ठीक है। और समस्त पद में क्या करते हैं हम? समस्त पद क्या होता है? समास विग्रह, समास का विग्रह करना, अलग अलग करना, विच्छेद करना। जैसे तुम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी होगी संधि, तो संधि और संधि विच्छेद, इसके दो टेक्निकल वर्ड हैं, संधि और संधि विच्छेद। इसी प्रकार समास में जो समस्त पद या सामासिक पद होता है, वो समास विग्रह का संक्षिप्तीकरण, मैंने उसको हम जोड़ देते हैं, उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे देश का वासी, देश का वासी, ये क्या है? समास विग्रह है इसमें। और जब हम इसको समस्त पद बनाते हैं, तो देश का वासी, जब ये समस्त, इसमें जब समास हुआ तो बन गया देशवासी। इसी प्रकार से अपने आप पर बीती, ये समास विग्रह है। अपने आप पर बीती, ये समास विग्रह है। और
इसी को जो हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं, तो बन जाता है आप बीती। क्लियर। इसी प्रकार से गंगा और यमुना ये समास विग्रह करके लिखा गया है, और जब इसका समस्त पद या सामासिक पद बनाते हैं तो बन जाता है गंगा यमुना। क्या फर्क इसमें, हमने उधर बताया गंगा और यमुना, और जब इसका हमने समस्त पद बनाया तो ये बन गया गंगा यमुना। इसमें और शब्द इसका लोप हो गया। क्लियर। इसी प्रकार से विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, और जब हम इसको सामासिक पद में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, विद्या धन, विद्या धन। ये समस्त पद हो गया, और विद्या रूपी धन ये क्या हो जाता, विग्रह हो जाता। तो इन उदाहरणों में जो वाक्यांश हैं, बगल में जैसे देश का वासी ये वाक्यांश है, और अगर हमने इसको संक्षिप्त करके एक एक नया शब्द बनाया है, जैसे देश का वासी ये क्या है, वाक्यांश है, इसको संक्षिप्त किया हमने तो देशवासी बन गया। क्लियर। इसी प्रकार से गंगा और यमुना ये वाक्यांश है, इसका हमने सामासिक पद बनाया, समस्त पद बनाया, तो ये बन जाएगा गंगा यमुना। गंगा और यमुना से गंगा यमुना बन गया। एक चीज समझ में आ गई आपके। अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि चाहें तो लिख भी सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यांशों को संक्षिप्त करके उनसे एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब समस्त पद या सामासिक पद क्या है। तो समास करने के पश्चात, समास करने के पश्चात जैसे हम समास करते हैं, देश का वासी ये विग्रह करके ये वाक्यांश है, और हमने इस वाक्यांश का समास किया, समास के रूप में कन्वर्ट किया, मतलब संक्षिप्तीकरण। इस वाक्यांश को संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है संक्षिप्तीकरण। तो ये हुआ देशवासी। ठीक है। तो समस्त पद हो गया देशवासी। समास करने के पश्चात जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। क्लियर। इस नए शब्द में स्पष्ट रूप से दो शब्द जुड़े दिखाई देते हैं, देश और वासी। दो शब्द ही ना, स्पष्ट रूप से दिखने वाले इन शब्दों को पद कहते हैं। स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं ना, तो जो दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से उसे हम क्या बोलते हैं, पद। इनमें पहले वाले शब्द पद को, जैसे पहला देशवासी है ना, तो देश पहले आता है और वासी बाद में आता है। तो इसका जब हम, तो देश क्या कहलाएगा, पूर्व पद। मैंने चर्चा की थी कि इसके दो और टेक्निकल वर्ड होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है। तो देशवासी में देश ये पूर्व पद है और वासी उत्तर पद है। इसी प्रकार से आपको कोई सामासिक पद दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इसमें पूर्व पद और उत्तर पद बताएं, पूर्व पद और उत्तर पद बताएं। तो बहुत आसान प्रक्रिया है। पहले पद को, पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द आने वाले शब्द को हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। जैसे देश पूर्व पद और वासी ये कहलाएगा उत्तर पद कहलाएगा। क्लियर। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी।
इसी प्रकार से और मैं उदाहरण पढ़ता हूं। आप बीती, आप बीती, इसमें आप हम पहले बोलते हैं और बीती बाद में आता है। तो आप पूर्व पद हुआ और बीती उत्तर पद हुआ। अब आते हैं गंगा यमुना। तो गंगा इसमें पूर्व पद और यमुना उत्तर पद। इसी प्रकार से विद्याधन, इसमें विद्या पूर्व पद और धन उत्तर पद के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार से गजानन, गज और आनंद, गज और आनंद, इसमें गज पूर्व पद है और आनंद उत्तर पद। इसी प्रकार से आजन्म, आजन्म में आ, आजन्म में आ, ये पूर्व पद है और जन्म ये उत्तर पद आएगा। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से अब आपकी समझ में ये समास, समस्त पद, समास विग्रह और पूर्व पद, उत्तर पद, ये चीजें स्पष्ट हो गई होंगी अच्छी प्रकार। और जब कुछ शब्दों से इसका अभ्यास करेंगे तो यह और स्पष्ट हो जाएगा। इसके दौरान हमने जो पहले कक्षाओं में पढ़ा सीखा है तो हमारा सीखा ज्ञान मैच्योर होगा, परिपक्व हो जाएगा। अब आते हैं समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह गौरव स्पष्ट कर देते हैं। परस्पर मिली किन्हीं दो वस्तुओं को, जैसे दो वस्तुएं आपस में मिली हुई हैं, परस्पर मतलब आपस में मिली किन्हीं दो वस्तुओं को अलग करने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। विग्रह क्या है? अलग करना। क्या अलग करना? किन्हीं दो वस्तुओं को अलग करना क्या कहलाता? विग्रह कहलाता है। लेकिन व्याकरण में हम चूंकि व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण में समास करने के पश्चात जब हम समास करते हैं पश्चात क्या बनता है? समस्त पद के रूप में जुड़े पदों को अलग करके, समस्त पद के रूप में जुड़े शब्दों को अलग करके उन्हें समास से पूर्व की स्थिति में रख देने को, मैंने समास के पूर्व, समास से पूर्व की स्थिति में रख देने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे मैंने कुछ उदाहरण आपको फिर बता रहा हूं कि देशवासी समस्त पद है, आप बीती समस्त पद है, गंगा यमुना समस्त पद है, विद्याधन ये भी समस्त पद है, गजानन ये भी समस्त पद है, आजन ये भी समस्त पद है। अब इन समस्त पदों को विग्रह करना है, अलग अलग करना है। तो देशवासी का समास विग्रह क्या होगा? देश का वासी, देश का वासी। और आप बीती, अपने आप पर बीती, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, विद्याधन विद्यारूपी धन, गजानन गज के समान आनंद है जिनका, अर्थात गणेश जी। आजन्म जन्म से लेकर। अब एक चीज और आपको समझना होगा, एक चीज इसमें और आ गई कि इन समासों में शब्द प्रधान होते हैं। एक नई बात आई ना, इन समास की प्रक्रिया में शब्द प्रधान होता है। तो किसी समास में, अब आप कहें किसी समास में समास के भेद भी हैं क्या? समास कई प्रकार के होते हैं क्या? तो मेरा उत्तर होगा हाँ, समास के भेद भी हैं, समास कई प्रकार के होते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है? तो समास में क्या है कि समास में क्या है कि इसके भेद हैं। कितने भेद हैं आगे बताऊंगा तुमको मैं।
तो इसमें मैं जो बताना चाह रहा था तुमको कि समास में, समास की प्रक्रिया में जब विग्रह करते हैं तो किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है और किसी समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और किसी किसी समास में दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है। और किसी समास में उत्तर पद पूर्व पद दोनों प्रधान नहीं होते। फिर क्या है, कोई तीसरा वर्ड, अन्य वर्ड, कोई दूसरा शब्द इसमें प्रधान होता है। बात समझ में आ गई? जब हम समास के भेद बताएंगे और उनके उदाहरण बताएंगे तब ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि किस समास में कौन सा पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है, और किस समास में उत्तर पद प्रधान है, और किस समास में दोनों पद प्रधान हैं, और किस समास में दोनों पद प्रधान न हो करके कोई अन्य शब्द, जैसे 10 हैं दशानन, दो शब्द, 10 पूर्व पद और आनंद उत्तर पद। ठीक है। तो इस समस्त पद में 10, इसका जो विग्रह करेंगे 10 है आनंद जिसके, अर्थात तीसरा शब्द कौन हुआ, रावण। ठीक है। तो इसमें न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, इसमें कोई थर्ड वर्ड इसमें मेन है, प्रधान है। ठीक है। इसी गजानन, गज के समान आनंद है जिसका, अर्थात गणेश जी। पीतांबर, पीला, पीत और अंबर, इसमें पीत पूर्व पद है और अंबर उत्तर पद है। तो इसमें पूर्व पद न तो पीत प्रधान है न उत्तर पद अंबर प्रधान है, तो कौन सा पद प्रधान है? इसमें तीसरा पद प्रधान है, पीतांबर अर्थात कृष्ण। बात क्लियर हो गई? तो अब हम आगे चलते हैं। समस्त पद में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो गंगा जल शब्द में गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद। आगे कभी कभी समस्त पद में 3 पद भी देखे जाते हैं, जैसे तन मन धन। तन मन धन 3 शब्द, रवि शशि नक्षत्र। रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा और नक्षत्र माने नक्षत्र। और आगे चलते हैं। इन पदों में विभक्ति अंतिम पद के साथ लगाई जाती है और संयोजक शब्द अंतिम पद से पहले लगाया जाता है, जैसे तन मन धन से, या तन मन और धन, तन मन और धन, ये विग्रह हो गया। समास की प्रक्रिया में सबसे पहले विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जब समास की प्रक्रिया हम करते हैं, समास की प्रक्रिया जब करते हैं तो क्या होता है, इसमें सबसे पहले जब विभक्ति के चिन्ह होते हैं, जब विभक्ति के चिन्ह होते हैं, जब विभक्ति के चिन्ह होते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का लोप इसमें होता है। बात क्लियर हो गई? कभी कभी समास की प्रक्रिया में जहां पर विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वहां पर प्रायः पूर्व पद का दीर्घ स्वर, पूर्व पद का जो दीर्घ स्वर है ह्रस्व स्वर में परिवर्तित हो जाता है। अब आपको ह्रस्व और दीर्घ, अभी तक हम कहते रहे, ये मैंने क्लास में आपको फिर स्पष्ट कर रहा हूं। हम पढ़ते छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। हम इसका प्रयोग ना करके जैसे आ, ई, ऊ, जैसे कुमार, तो कुमार में कु, गजानन, स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो जा शब्द है, जा वर्ण है, ये दीर्घ है। जिसमें ह्रस्व और दीर्घ 2 चीजें होती हैं। तो जहां पर विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वहां पर प्रायः
पूर्व पद का दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में, माने पूर्व पद का दीर्घ स्वर ह्रस्व में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें पूर्व पद है राजा, पूर्व पद है राजा और उत्तर पद है पुत्र। इन दोनों के बीच में का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, विभक्ति चिन्ह का लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राजपुत्र। इसमें यह बताया गया है कि जब जहां विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, समस्त समास की प्रक्रिया में जहां पर विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, जब राजा का पुत्र है तो राजा का पुत्र में जब सामासिक प्रक्रिया होगी तो बनता है समस्त पद, जब बनेगा तो लिखते हैं उसको राजपुत्र। विभक्ति का लोप हो गया, का जाता रहा, का जो है वो जाता रहा, विभक्ति का चिन्ह है, तो इसमें क्या हुआ, राजपुत्र। क्लियर हो गया अब आपको। समास के नाम का निर्धारण उसके विग्रह के अनुसार करना चाहिए। जैसे हम समास के नाम का निर्धारण करते हैं तो विग्रह के अनुसार करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है आपके लिए, ये नहीं समझा पाए हैं, आज आप समझ रहे हैं इसको। समास का नाम, समास के नाम का निर्धारण, जैसे मान लीजिए आपको समास किया तो आपने विग्रह के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि विग्रह के अनुसार उसके नाम में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पीतांबर का समास विग्रह है, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, तो इसमें क्या आया, करने पर कर्मधारय समास होगा। और पीत है अंबर, पीत है अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, ये विग्रह करने पर बहुब्रीहि समास हुआ। थोड़ा इसके अंतर को समझें। पीत, जैसे पीतांबर है तो पीतांबर है, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, तो इसमें अंबर का विशेषण है पीत, अंबर का विशेषण है पीत। कर्मधारय समास में पहला पद या तो विशेषण होगा और दूसरा शब्द विशेष होगा। विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान, ये प्रक्रिया चलती है। तो इसमें देखें, पीत है अंबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, इसमें कर्मधारय समास। और पीत है अंबर, इसमें जो नहीं लगा, पीत है अंबर, इसमें क्या है, जो नहीं लगा हुआ है। तो विभक्ति के लोप के अनुसार हम इसमें इसका समास निर्धारण करेंगे, अर्थात श्री कृष्ण। तो यह विग्रह करने पर इसमें बहुब्रीहि समास होगा। ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब सामासिक पदों की रचना एक ही स्रोत से आए, सामासिक पदों की रचना कैसे करते हैं, तो सामासिक पदों की रचना एक ही स्रोत से आए पदों से भी होती है। जैसे भिन्न भिन्न स्रोतों से आए पदों से भी एक ही स्रोत से आए पदों में समास होने से उसे समास स्रोतीय समास कहते हैं। ये एक नई प्रक्रिया आपने न सुना होगा, समस्त्रोतीय, स्त्रोत्रीय अलग लगा दिया गया, और भिन्न भिन्न स्रोतों से, स्रोत समस्त्रोतीय, विभिन्न भिन्न स्रोतों से आए पदों में समास होने पर उसे संकर समास कहते हैं। क्या बोलते हैं, संकर समास कहते हैं। जैसे क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, तो क्रीड़ा क्षेत्र, ग्रह का स्वामी गृह स्वामी, पथ से भ्रष्ट पथ भ्रष्ट। तो इसमें क्या हुआ कि समस्त तत्सम धन तत्सम पद, इसमें तत्सम क्रीड़ा, क्रीड़ा क्षेत्र हो गया, गृह का स्वामी गृह स्वामी, तत्सम पद इसमें स्वामी है। इस प्रकार से इसमें विभक्ति के लिए का के को लिए ये चतुर्थी भक्त का चिन्ह है। ग्रह का स्वामी करता, ये षष्ठी तत्पुरुष का है। पथ से भ्रष्ट है, ये तृतीय विभक्ति का चिन्ह है।
इस प्रकार से हमको कारक का भी, कारकीय चिन्हों का भी हमें रिवीजन करना होगा। विभक्ति कितनी होती है? 7। कारक कितने होते हैं? 8। और उसके चिन्ह आपको हम बता दिए हैं, आपको पता है। ने, को, से द्वारा, को के लिए, से जहां अलग होना पाया जाए, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, और में, पय, पर, हे, भो, अरे, यह संबोधन विभक्ति का चिन्ह है। ठीक है, तो अब हम यहीं पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं, और कल हम लोग जो हैं इसी समास से हम भेद पढ़ेंगे, और आप लोग तब तक पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, समासिक विग्रह इसकी भी जानकारी करके कल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।